भाववाचक संज्ञा की इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। चाहे आपने कोई पेड क्लास ली हो या फिर आप कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो भाववाचक संज्ञा की आपको कहीं नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा के 5वें प्रकार या उसे भेद कह लीजिए, जो कि होता है भाववाचक संज्ञा। आज हमारी संज्ञा की आखिरी क्लास है। इससे पहले मैं 4 क्लासेस और करा चुका हूं, जिसमें मैंने डिटेल्ड एक एक अलग प्रकार की डिटेल्स के साथ वीडियो डाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा के बारे में। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये व्यापार नहीं, व्यवहार होगा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हमें बताती है कि यह वह संज्ञा होती है जो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के गुण को बताती है, उसके धर्म को, उसकी दशा को बताती है और उसके व्यवहार का बोध कराती है। जैसे कि मिठास, नम्रता, सुंदरता, प्रेम आदि, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं। कुछ प्रमुख संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। तो पहला है हमारा गुण संबंधी, अर्थात भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो गुण संबंधी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सौंदर्य, माधुर्य, अच्छाई, चतुराई आदि बहुत सारे शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण को प्रदर्शित करते हैं और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ये। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वाद संबंधी। स्वाद संबंधी जैसे खटास, मिठास आदि कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, आदि बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि खटास हो गया, मिठास हो गया, कड़वा हो गया, तीखा हो गया, कई सारे हो सकते हैं। ये सभी हमारे स्वाद संबंधी स्वाद को बताते हैं और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है हमारा दोष संबंधी, अर्थात वे शब्द जो किसी के दोष को बताते हैं, जैसे बुराई, लड़ाई, ठगाई आदि और भी शब्द जो किसी के दोष को बताएं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो पहला था हमारा गुण संबंधी, दूसरा था स्वाद संबंधी, तीसरा था दोष संबंधी और चौथा है हमारा भाव संबंधी, अर्थात किसी के प्रति किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव को प्रदर्शित करेंगे, वो भी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मित्रता, शत्रुता, मूर्खता और भी कई सारे वर्ड हो सकते हैं भाव संबंधी, जो भी किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव को स्पष्ट करेंगे, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है हमारा विषय संबंधी। विषय संबंधी शब्द भी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र है ये, अंकगणित आदि और भी बहुत सारे विषय संबंधी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द आएंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा माप संबंधी, जैसे कि चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आदि, लंबाई भी हो जाएगा यहाँ पर। माप संबंधी भी हमारे जो होंगे वो हमारे आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं अवस्था संबंधी, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था के बारे में बताने वाले शब्द भी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन और भी कई सारे शब्द हो जाएंगे
जो भी किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था का बोध कराते हैं वो सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात भाव को ही एक प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। फिर है हमारा गति संबंधी। गति संबंधी शब्द जैसे सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती, ये सभी हमारे गति संबंधित होते हैं और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगला है हमारा भावना संबंधी। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के लिए भावना को प्रकट करने वाले शब्द भी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, दया, करुणा और भी कई सारे शब्द होंगे जो भावना को प्रकट करते हैं और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा क्रिया संबंधी। क्रिया संबंधी शब्द भी जैसे घबराहट, सजावट, लिखावट, ये सभी आदि और भी कई शब्द हो सकते हैं जो क्रिया संबंधित होते हैं और किसी भी वस्तु या व्यक्ति की क्रिया को दर्शाते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। उस समय इतना डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मैं पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो पहला हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है। पहला पॉइंट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है शिव, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी शिवता। फिर दूसरा शब्द है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का राम, और इससे हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगा रामत्व। फिर तीसरा शब्द है हमारा नारद। नारद से भाववाचक संज्ञा बनेगी नारदी। और चौथा शब्द है हमारा जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है हिटलर, और इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी हिटलर शाही। जैसे कि हिटलर व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात हिटलर एक वस्तु के बारे में बोध करा रहा है और हिटलर शाही उसके व्यवहार का बोध करा रहा है। ये शब्द तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, और हिटलर शब्द जो हमारा होगा वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा पॉइंट है हमारा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे कलाकार जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और कलाकारी ये हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। उसके बाद है नारी। नारी हमारा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा नारीत्व। फिर अगला शब्द है हमारा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और इससे भाववाचक संज्ञा का शब्द बनेगा प्रतिनिधित्व। फिर है हमारा जातिवाचक संज्ञा का शब्द पिता, और इससे हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा पितृत्व। तो कलाकार जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कलाकार एक जाति का बोध करा रहा है ये शब्द, और कलाकारी उसके व्यवहार को दर्शा रहा है। उसी प्रकार जो नारी शब्द है वो नारी जाति का बोध करा रहा है, और नारीत्व जो शब्द है वो नारी के भाव को दर्शाने वाला शब्द है, अर्थात उसके व्यवहार को दर्शाने वाला शब्द है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे अहम शब्द हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार अहंकार
शब्द, ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये अहंकार हमारे भाव को दर्शा रहा है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार आप शब्द हमारा सर्वनाम हो जाएगा और आपा शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जो अपना शब्द है वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है और अपनापन शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर है हमारा चौथा पॉइंट, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे धिक हमारा अव्यय शब्द है और धिक्कार ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत निर्मित शब्द होगा। उसी प्रकार शाबाश हमारा अव्यय शब्द है और शाबाशी ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर इससे बहुत शब्द हमारा अव्यय और इससे बहुतायत ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत निर्मित शब्द होगा। खूब से खूबी शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बनेगा। इसी प्रकार अगला पॉइंट है हमारा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे अनभिज्ञ शब्द हमारा विशेषण शब्द है, ये विशेषता बता रहा है, और अनभिज्ञता ये हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, हमारी अवस्था को बताएगा, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अनावश्यक शब्द हमारा विशेषण शब्द है और इससे ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बनने वाला शब्द बनेगा अनावश्यकता। फिर सुंदर, सुंदर हमारा विशेषण शब्द और सुंदरता ये हमारे भाव को दर्शा रहा है, हमारी अवस्था को, गुण संबंधी है, यहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। या फिर सौंदर्य कह लें, वो भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। फिर अगला शब्द है हमारा संपन्न, तो संपन्न से संपन्नता शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे उतरना क्रिया शब्द है और उतारा भाववाचक शब्द बनेगा। जोड़ना ये हमारे क्रिया के अंतर्गत आता है और जोड़ हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बनेगा। देखना क्रिया है और दिखावा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बनेगा। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है, आइए एक बार फिर देखते हैं। पहला पॉइंट था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा पॉइंट था हमारा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। उसके बाद तीसरा पॉइंट था हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। फिर चौथा पॉइंट था हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। उसके बाद था हमारा पांचवा पॉइंट विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। फिर छठा और आखिरी पॉइंट था क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, दूसरा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तीसरा अव्यय से हमारा, चौथा विशेषण से, पांचवा हमारा सर्वनाम से और छठा था हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा की हमारी यहीं तक थी डिटेल्ड वीडियो। उसके बाद अब हम देखते हैं संज्ञा का विशिष्ट प्रयोग, अर्थात संज्ञा का प्रयोग हम कई प्रकार से कर लेते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जो पेपर में आए और आपको लगे कि पेपर में मैंने कुछ नया देखा। तो चलिए जानते हैं कि संज्ञा का विशिष्ट प्रयोग कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर लेते हैं। आइए जानते हैं क्या है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी होता है। यही मैंने अभी आपको बताया
कि कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा, तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है हमारा, लंका का विनाश रावण के कारण हुआ था। तो जो यहाँ पर हमारा रावण शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो रावण शब्द हुआ वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में कैसे करते हैं। तो दूसरा उदाहरण है हमारा, कलयुग में रावणों की कमी नहीं है। अर्थात जो रावण शब्द है उसको हमने जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया है। यहाँ पहले उदाहरण में हमने रावण शब्द जो था वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत था, क्योंकि वो केवल एक व्यक्ति जो लंका के अंदर रावण रहता था, जिसको श्री राम जी ने मारा था, वही उसकी बात हो रही है। और दूसरे वाक्य में लिखा है कलयुग में रावणों की कमी नहीं है। अर्थात यहाँ पर रावण कोई भी हो सकता है, कलयुग में जो बुरे व्यक्ति हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो शब्द तो रावण ही रहा, लेकिन उसका अर्थ दूसरे मतलब निकलने लगा, तो वही हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि केवल रावण शब्द है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम जब बात करेंगे कि कलयुग में रावणों की कमी नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई भी बुरा हो सकता है, वो रावण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो रावण शब्द व्यक्तिवाचक था उसे हमने जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर लिया। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। उसके बाद अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है। जैसे इस दुकान में सभी वस्तुओं में मिलावट है। तो यहाँ जो हमारा मिलावट शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, अर्थात उसके भाव को दर्शा रहा है वस्तु के कि इस दुकान में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी में मिलावट है। तो ये हमारा भाववाचक शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे जो हमें उदाहरण दिया गया है उसमें है, इस खाद्य पदार्थ में 2 प्रकार की मिलावटें हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है जो खाद्य पदार्थ है उसमें 2 प्रकार की मिलावटें हैं, अर्थात उनकी जाति बता रहा है, ना कि उसके भाव को बता रहा है कि कौन सी मिलावट है। तो यहाँ जो मिलावटें शब्द होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जाति को बता रहा है, मिलावट शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, और जो मिलावटें शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हमें पता नहीं है कि कौन सी मिलावट की गई है। तो खाद्य पदार्थ में 2 प्रकार की मिलावटें हैं, वो कोई सी भी मिलावटें हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे यहीं तक बात। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने आया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और जल्दी ही आपको इस चैनल पे और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने वाली हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब हम करेंगे संज्ञा की बेहतरीन प्रश्नों की धमाकेदार तैयारी, और डेली आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।